नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स रेलवेज़ के एनालाइज़ कर रहा हूं, जिसमें आपके पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए अलग-अलग फील्ड से, उसमें यहां पर मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा-सा डिटेल बताने की भी कोशिश करूंगा, जिससे कि कम समय पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहां पर करा सकूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज कंप्यूटर से लिया है मैंने। एमएस वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी के सीबीटी 1 में पूछा गया था। तो एमएस वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसमें आप कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। क्या करते हैं? आप रिज्यूमे बना सकते हैं, आप इसमें कोई अपना डेटा सेव कर सकते हैं, इसमें आप अपनी स्लाइड्स बना सकते हैं। आप टीचर हैं तो टीचर के रूप में आप स्लाइड बना सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है, काम करने के योग्य आता है, तो इसलिए इसको आप कह सकते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और रेलवे ने भी यही आंसर सही दिया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे कि आपका कम से कम समय यहाँ पर यूटिलाइज हो और ऑलमोस्ट आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए उसका बेस तैयार कर सके हम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय, अब यहाँ पर तो आप तुक्का लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे आरबीआई करता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे सीएसओ करता है, बहुत सारे लोग आईएसआई करता है। ये सब बोलकर आप तुक्का लगा सकते हैं, और जब मैं बताऊंगा आंसर तो आप ये भी खुश हो सकते हैं कि हाँ मेरा सही आया, मेरा गलत आया कोई बात नहीं, अगली बार सही आएगा। लेकिन तुक्का वहाँ पर काम नहीं करता है, और नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ आपकी जो आपको पता होगा नॉर्मलाइजेशन होता है, तो वहाँ पे इफ़ेक्ट डाल देता है। कोई कुछ भी कहे, नेगेटिव से इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन आप मानिए आप ज़्यादा नेगेटिव करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। आपके फाइनल रिजल्ट जो कि बनेगा, नॉर्मलाइज मार्क बनेंगे, वो थोड़े से डिक्रीज़ करेंगे ही करेंगे। तो आप देखिए, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया, ये भारत में कौन हमारे नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सीएसओ, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा भारत की नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है। यहाँ पर आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को 1951 में फाउंड किया गया था। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको मैंने आपको करंट अफेयर की वीडियोस जब कराता हूँ, जब ये टॉपिक आता है तो इसको मैं ज़रूर कवर करता हूँ। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किस स्टेट से पास नहीं होती? तो आपको बता दूं, भारत के 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। कौन सी है? तो गुजरात है, राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके आगे अगर हम चले तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, और उसके आगे जब बढ़ेंगे तो त्रिपुरा आपको मिलेगा, और उसके बाद मिजोरम मिलेगा। ये 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। यहाँ पर आपसे नहीं होती है पूछा जा रहा है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा। क्योंकि देखिए ओ कहीं पर भी मैंने नहीं लिखा है, तो उड़ीसा आंसर यहाँ पर सही होगा, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है। मैप पर भी आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ यहाँ से पास होती हुई आगे बढ़ती है इस तरीके से। और आप उत्तर प्रदेश को नहीं टच करती, माफ़ कीजिएगा गलत जगह से मैंने कर दिया है, नीचे से होती हुई इस प्रकार से जाती है। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम को पास करती हुई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, जिसको हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की बुक परचेज करना चाहते हैं, सस्ती बुक परचेज करना चाहते हैं, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी चैप्टर्स को कवर किया हुआ है, और ऑलमोस्ट आपका जो भी पेपर बनने वाला है स्टैटिक जीके का, वो इसी ई बुक से बन जाएगा। ये हमारी गारंटी है।
और आप खरीदना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट, कंप्यूटर कब बूट नहीं कर पाएगा इफ इट डज नॉट हैव द, अगर उसके पास इनमें से क्या ना हो। तो आंसर यहां पर हो जाएगा कंप्यूटर बूट नहीं कर पाएगा अगर उसके पास सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। क्या ना हो? ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो वो बूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फेदोमीटर इज यूज टू मेजर, फेदोमीटर किस लिए यूज किया जाता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा ये ओशियन डेप्थ, जो हमारे समुद्र होती है उसकी गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। ये डायरेक्टली क्वेश्चंस है, आप डायरेक्टली इनको पढ़ें, याद रख लें, और जब आप एक दो बार इसको कहीं दोबारा से आपकी नज़रों में आ जाएंगे तो आपको रट जाएंगे ये क्वेश्चन, और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीधे मिलेंगे। अगर आपने CBT2 थोड़ा सा पढ़ के दिया है तो आप एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली उठ उठ के वहां पर आए थे। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करना है। ये क्वेश्चन भी आया था, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म आयरन की कौन सी होती है इनमें से? तो आंसर यहां पर हो जाएगा रोट आयरन। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन प्योरेस्ट मतलब सबसे लेस्ट प्योरेस्ट इनमें से कौन सा आयरन होगा, तो वो होगा पिग आयरन। ठीक है, जिसको हिंदी में पिटवा आयरन भी कहते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, तो प्योरेस्ट आयरन आपने जाना, रोस्ट आयरन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन इनमें से कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है? तो आपने देखा होगा कभी वॉशिंग मशीन इस तरीके से घूमती है, तो ये जो प्रोसेस है आप समझ सकते हैं, सेंटर में ताकत लगाई जाती है यहाँ पर, तो सेंट्रीफ्यूगेशन। आप इस तरीके से ट्रिक लगाकर याद रख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से याद कर पाएंगे। वॉशिंग मशीन सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है उसमें यूज होता है। और आप समझ सकते हैं कि जब दूध को हम दही में बदल देते हैं, उससे घी निकालते हैं, तब भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही यूज में लाया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जहां वाटर ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहां पे पानी वापस जा रहा होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में हम प्रेशर लगा लोगों के कुछ भी करके हम जिस तरफ वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसी तरफ पानी को भेज रहे होते हैं। ठीक है, और डिफ्यूज़र क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल से लो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं, लो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ जब पार्टिकल मूव करते हैं उसे कहते हैं डिफ्यूजन। और डायलिसिस, जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो हम एक्सटर्नल किडनी लगाकर डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू उसकी किडनी का एक तरीके का यूज लेते हैं। यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा किस रिवर को कहा जाता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा दक्षिण की गंगा जिसको कहा जाता है गोदावरी को, उसी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा तो आप क्या बोलेंगे? कावेरी को। अगर आपसे बोला जाए दक्षिण की गंगा तो आप बोलेंगे गोदावरी को। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों को याद रखना। और वृद्ध गंगा भी गोदावरी को ही कहा जाता है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच लैटिट्यूड पास थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, तो कौन सा लैटिट्यूड, मतलब अर्थ है, अगर मान लीजिए अर्थ कुछ इस प्रकार से हमारी, तो ये जो लाइनें जाती हैं इनमें से कौन सी लाइन भारत से पास होकर जाती है, भारत के मिडल से पास होकर जाती है? तो अभी थोड़ी देर पहले आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताया गया, जो भारत को पास करती हुई जा रही होती है, भारत के 8 राज्यों को क्रॉस कर रही होती है, उसी को वही लाइन है, वही एक लैटिट्यूड लाइन है जो भारत को पास कर रही होती है मिडल से, तो उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो हाइड्रोजन बॉम्ब किस प्रिंसिपल पर बेस है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉम्ब बेस करता है किसमें? न्यूक्लियर
फ्यूजन पर। अब हिंदी में अगर आप जानना चाहें तो फिजन इसको हिंदी में अगर जानना चाहें तो इसको संलयन कहते हैं। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस पर काम करता है। और अगर आपसे पूछा जाए एटम बम, जो हमारे एटम बम होते हैं वो किस पर काम करते हैं, तो वो न्यूक्लियर फिजन पर काम करते हैं। तो दोनों याद रखना है, दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन। तो न्यूक्लियर बजट सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले उसे लोकसभा में, जो चुनी हुई मतलब निम्न सदन जिसे कहा जाता है, जहाँ के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वहाँ पर सबसे पहले यूनियन बजट को प्रस्तुत किया जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के क्लोजेस्ट कौन सी कंट्री है, तो आप श्रीलंका को काट सकते हैं बहुत आसानी से, पाकिस्तान को भी काट सकते हैं, इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको दिखाऊंगा मैप में म्यांमार ही सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है अंडमान निकोबार के। तो आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लोजेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हु फर्स्ट इम्पोज्ड जिजिया टैक्स। जजिया टैक्स आप हिंदी में पढ़े होंगे, यही यहाँ पर लिखा हुआ है जिजिया टैक्स इन इंडिया। तो किसने सबसे पहले जजिया टैक्स को भारत में इंप्लीमेंट किया था, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सल्तनत वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको भारत में सबसे पहले इम्पोज किया गया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल आर बोट रेस आ स्पेशल फीचर। तो बोट रेस एक स्पेशल फीचर के रूप में है, और किस फेस्टिवल में इसको बोट रेस को करवाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ओणम। ओणम एक केरल का फेस्टिवल है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए केरल का नए वर्ष का एक त्यौहार होता है, उसका नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा क्या विशु। क्या विशु, ठीक है। और रंगोली बिहू कहाँ का है, तो बिहू आपको याद रखना है असम का है। अगर आपसे पूछा जाए पोंगल कहाँ का है, तो पोंगल आपको याद रखना है तमिलनाडु का है। और अगर नवरात्रि की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन नाइट विजन अपरेटस। तो ये क्वेश्चन पूछा गया नाइट विजन के रूप में किस वेव का यूज किया जाता है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा इंफ्रारेड वेव का। तो सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आपने कंडक्टेंस की एसआई यूनिट जानी होगी सीमन, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की होती है सीमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। यह आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। ट्रांस हिमालयन रिवर किस रिवर को कहा जाता है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा सिंधु रिवर, जिसको आप इंडस रिवर कहते हैं, उसे कहा जाता है ट्रांस हिमालयन रिवर। ये नदी 3 देशों में बहती है, पहले तो चाइना में, उसके बाद इंडिया में, उसके बाद पाकिस्तान में, और फिर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ये 5 नदियों, भारत की 5 नदियों से मिलकर इसकी सहायक नदियां भारत में 5 नदियां होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात कर रहे हो, भारत की इंपॉर्टेंट नदियों में से भी एक है, इसके बारे में भी हमको काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है। वैसे तो अगर आपसे बात की जाए, गंगा रिवर भारत की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, और इसको सबसे ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ते हैं, लेकिन इंडस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में भी काफ़ी नॉलेज लेनी होती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट इन्यूमरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत में गार्जियन के रूप में, फंडामेंटल राइट के गार्जियन के रूप में कौन काम करता है, और किसको बता रखा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे फंडामेंटल राइट का गार्जियन के रूप में काम करेंगे, तो आंसर हो जाएगा
सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे फंडामेंटल राइट का कहीं पर भी फॉलो नहीं होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली उसकी याचिकाएं दे सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं। आपको पूरी इसमें स्वतंत्रता दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी रिमार्क्स अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। तो किस महात्मा गांधी ने किस मिशन को बोला था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, और जो कि एक डूबते हुए जहाज का पोस्ट डेटेड चेक है। तो ये उन्होंने महात्मा गांधी ने कहा था क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने इसकी एक संज्ञा देकर बताया था। आगे बात करें, अगर आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।